तो जो मेरा पिछला लेक्चर था उसमें थोड़ा टेक्निकल सा ग्लिच आ गया था, मैं लास्ट में देखा हो तो उसके कारण मैं एक उसके बाद का वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। उसमें थोड़ा तो मैं दिक्कत आती है, थोड़ा तो मोबाइल को ऑपरेट करने में थोड़ा सा मुझे, क्योंकि मैं अकेला ही इस्ता हूँ थोड़ा सा, तो सिस्टम स्टैंड वगैरह मेरे पास भी उतने तो आधुनिक स्टैंड नहीं है। तो सिंपल सी बात है, इसके बारे में बात करके चलें तो सिंपल सी पहली चीज़ें जो आती है वो हमारे ध्यान, हम ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन की बात कर रहे थे। तो सिंपल सी सबसे पहले डी जो हमें ध्यान आती है, जैसे डी वाला क्लिनिकल एक्सपेरिमेंट की बात कर रहा हूँ मैं, तो वो हमारे ध्यान आती है हाइपोक्सिया। तो मैं हाइपोक्सिया के बारे में बात करूँगी। उससे पहले मैं बात करना चाह रहा हूँ ऑक्सीजन बफर की। कि यदि मान के चले हमारे जो एनवायरनमेंट है, मान के चले ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाए या कम रह जाए तो क्या इम्पैक्ट आ सकता है। तो वो इस तरीके से बहुत ज़्यादा हो जाए तो तब भी क्या है कि काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं आता है। मतलब जैसे बहुत ज़्यादा कम हो जाए तो क्या इम्पैक्ट आएगा, बिल्कुल जीरो हो जाए। लेकिन ये कि यदि ठीठा मात्रा में कम भी होगी हमारे एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन, तब भी इम्पैक्ट नहीं आएगा, और जब ज़्यादा हो गई तब भी इम्पैक्ट नहीं आएगा। अब वो कैसे बस हम होगा, ये चीज़ मैं बताऊँगा। तो आपने जब भी कर्व देखा होगा जो मैंने एक्सप्लेन किया था पिछले लेक्चर में, तो उसमें 97% जो ऑक्सीजन की सैचुरेशन होती है वो हो जाती है नॉर्मल केस में ही, ये चीज़ होती है। और 97% सैचुरेशन में कितने परसेंट एमएल ट्रांसपोर्ट रखता है वो, इस तरीके से 19.4 एमएल ऑक्सीजन रखता है हमारा आर्टीरियल ब्लड। अब मान के चले जो नॉर्मल आर्टेरियल ब्लड की सैचुरेशन है वो इसी तरीके से घट घटा के आर्टेरियल ब्लड की सैचुरेशन है, यानी जो एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन कम है, आर्टेरियल ब्लड की सैचुरेशन ज़्यादा बढ़ी भी नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा कितनी बचेगी, कम कितनी कम होगी। तो सिंपल सी बात है, जहाँ से मान ही चलते हैं 95 से गिर के वो 60 भी रहेगी, मान के चले। तो जो इम्पैक्ट है एक तरीके से वो ऑक्सीजन के जो ट्रांसपोर्टेशन है या एमएल जितना भी रखती है उस पर एक तरीके से बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट जो है वो नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि सिंपल सी बात है, तब भी वो 89% सेचुरेशन रहेगा उसका, ये चीज़ ध्यान रखना। यदि मान के चले 60 पिचिन में से 60 तक ही गिर गई इस तरीके से, तो उसका 89% रहेगा। लास्ट में प्लाटो फेज देखा था तो उसमें ऊपर ऊपर वाला जो फेज होता है उसमें बहुत ज़्यादा परिवर्तन नहीं आता है, इस तरह से काफ़ी लार्ज मात्रा में गिर जाए। अब तो ऐसा लगा जाए यार वीनस ब्लड में 75% सेचुरेशन रहता है वीनस ब्लड हमारे, ये लगा लीजिए जैसे कम हो गई, कितनी कितनी कम हो गई। इसलिए इससे क्या होता है कि जो हमारा जो हीमोग्लोबिन की सैचुरेशन है वो कम ऑक्सीजन पे भी, मान लीजिए एनवायरमेंटल में भी कम ऑक्सीजन उपलब्ध है तो लगभग बनी रहती है, लगभग एक सेम लेवल पे। और उससे करस्पॉन्डिंग में लेवल सिंपल सी बात है देखें तो ऑक्सीजन डिलीवरी भी बढ़ जाती है, और सिंपल सी बात है ऑक्सीजन सिंपल सी बात है एनवायरनमेंट में कम होगी, हम सांस कम लेंगे तो CO2 भी बढ़ेगा, CO2 बढ़ेगा तो सिंपल सी बात है जो डिसोसिएशन होगा इस तरीके ऑक्सीजन का वो बढ़ जाएगा, और डिसोसिएशन बढ़ जाएगा तो हमारे जो जो वीनस ब्लड में जो ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन है वो इस तरीके से कम होगी, जिसके कारण जो टिश्यू की डिलीवरी है इस तरीके से वो ज़्यादा बढ़ेगी। ये चीज़ आप समझ सकते हैं। ये जो कॉन्सेप्ट है जिसमें कि हमारी जो CO2 कंसंट्रेशन बढ़ाने से एक तरीके से ऑक्सीजन की डिलीवरी बढ़ जाती है, इसको हम बोर इफेक्ट बोलते हैं। मैं ये उसमें मैं बताना चाह रहा था, पिछले लेक्चर में बता नहीं पाया। तो इसको बोर इफेक्ट कहते हैं कि यदि ब्लड में हमारी ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन को डिलीवरी को बढ़ाना है तो हम CO2 की कंसंट्रेशन को ज़्यादा कर देंगे। ये बोर इफेक्ट कहलाता है हमारा। सिंपल सी बात है, मैं बार-बार बता रहा हूँ कि यदि हम सिंपल सी बात है हमें CO ऑक्सीजन की डिलीवरी बढ़ानी है तो हम CO2 की कंसंट्रेशन ज़्यादा कर देते हैं, जिसके कारण क्या होता है अब ज़्यादा कर देते हैं का मतलब ये नहीं कि मैं धोनी हथौड़ा लेके ज़्यादा कर रहा हूँ, हमारे शरीर में नॉर्मल रेगुलेशन है उससे नॉर्मल की बात चल रही है। कभी कोई भी आई है, मत समझ लिया डिलीवरी है, CO2 का ज़्यादा होना कम होना भी एक तरीके से नॉर्मल का में कंसीडर कर दिया जाता है। परस्पॉन्डिंग की और एनवायरनमेंट में हमारा इम्पैक्ट क्या है, एनवायरनमेंट में कुछ भी हो रहा है वो सारे कारण हम फिजियोलॉजिकल में कंसीडर करेंगे, एनवायरनमेंट में हम एक्सरसाइज में कर रहे हैं वो फिजियोलॉजिकल कारण में कंसीडर करेंगे, कोई हमारी डिजीज डेवलप नहीं हुई है। उसके बारे में बताया एनवायरमेंटल वेरिएशन झेल सकती है हमारे ऑक्सीजन नॉर्मल लेवल। उसके अलावा मान लीजिए यदि ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन यदि ज़्यादा हुई तो क्या होगा, यदि ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज़्यादा हुई तो सिंपल सी बात है जो हमारा क्या होगा, जैसे ऑक्सीजन का जैसे दाब ज़्यादा है, काफ़ी हाइपरबैरिक ऑक्सीजन चल रही है, तो हीमोग्लोबिन का सैचुरेशन होगा वो ज़्यादा से ज़्यादा कितना पहुँचेगा, ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचेगा इस तरीके 100, तो 3 में से 100 तक ही जा सकता है, 100 से ऊपर जा नहीं सकता कोई भी, 100% पता है नहीं। तो इसलिए क्या है कि सिंपल सी ले दे के सैचुरेशन तो उसका उतना ही हुआ ना, बहुत ज़्यादा बढ़ा भी नहीं सैचुरेशन, इसलिए ले दे के जो इफेक्ट होता है इस तरीके से वो काफ़ी हद तक हम बफर कर लेते हैं काफ़ी सारे लंबे चौड़े वीडियोस को, ये इस तरीके से काफ़ी रहती है। ज़्यादातर जो लास्ट में प्लाटो फेज आ जाता है
उसके कारण होता है ये काम। ये चीज़ ध्यान रखना कि ऑक्सीजन बफर वाला जो लास्ट में प्रोटोफेज होता है उसके कारण ये सारे गुण हमें देखने को मिलते हैं। बोरीपेट के बारे में बात कर ली, ऑक्सीजन बफर के बारे में बात कर ली हमने। ये 2 कॉन्सेप्ट मेन रहते हैं, उनके बारे में बात कर ली हमने। फिर लास्ट में आता है हमारा हाइपोक्सिया के बारे में। ये थोड़ा-सा आपको रूम थोड़ा-सा अलग लग रहा होगा, तो मेरे मम्मी-पापा जैसे बाहर गए हुए हैं, मेरे जैसे भैया की का बच्चा हुआ है तो उसके यहाँ गए हुए हैं। जिसके कारण मैं अपने जो मेरा पढ़ाई वाला रूम है उससे शूट कर रहा हूँ। मैं जैसे दूसरे रूम में जो हमारा स्टूडियो टाइप का से हो गया उससे शूट नहीं कर रहा हूँ, हालाँकि वो स्टूडियो नहीं है। इससे शूट नहीं कर रहा हूँ, इसलिए बैकग्राउंड थोड़ा आपको अलग नज़र आ रहा होगा। ये मेरा रूम है, खासकर चाहे आपको देख सकते हैं, और शायद ये मेरा रूम है। ज़्यादातर जो टिपिकल स्टूडेंट का रूम होता है, चीज़ें बिखरी हुई रखी हैं, वैसा ही है और कुछ खास अंतर नहीं है। हाइपोक्सिया के बारे में बात करके चलूँ तो हाइपोक्सिया के बारे में क्या चीज़ें होती है, तो हाइपोक्सिया की सबसे पहली चीज़ आती है वो एक तरीके से टाइप्स आते हैं। हाइपोक्सिया कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, 20-20 नंबर तक के क्वेश्चन आ जाते हैं। 20-20 नंबर में बताया तो तालिका भी बना के नहीं होती कितनी सिचुएशन घट रही है, वो चीज़ आपको देखनी पड़ेगी, क्योंकि वो मुझे भी याद नहीं है और जो मेरे पास किताबन में लिखा भी नहीं है, जैसे गाइडन में लिखने लगा। जो गाइडन वाला एस्पेक्ट है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। जो चीज़ें मैं ध्यान रख रहा हूँ, मैं जो है ये एक्सप्लेन कर रहा हूँ वो गाइडन से कर रहा हूँ, क्योंकि ये तो स्टैंडर्ड हो गया है आपके। और बाकी की सिंपल यार मैंने ये एक बुक पढ़ी है, मेन बात तो यही है। तो उसके अलावा इसके बारे में बात करें हाइपोक्सिया के बारे में, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो हाइपोक्सिया होता है तरीके से 4 प्रकार का। एक होता है हमारा हाइपोक्सिक हाइपोक्सिया, एक होता है हमारा एनीमिक हाइपोक्सिया, एक होता है हमारा स्टैग्नेंट हाइपोक्सिया, और एक होता है हमारा हिस्टोस्टोप्टिक हाइपोक्सिया। हाइपोक्सिया हाइपोक्सिया के बारे में क्या समझ रहे हैं? हाइपोक्सिया हाइपोक्सिया से ये समझ लीजिए कि जो ऑक्सीजनेशन जो हो रहा है एक तरीके से, वो ब्लड का नहीं हो रहा है। जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कन्वर्टेड होना था, वो एक तरीके से नहीं हो रहा है। ये कॉन्सेप्ट आप माने चलें, ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल मेरी बात मान के चलिए कि एक तरीके से जो हम साँस नहीं ले पा रहे, एनवायरनमेंट ले ये कॉज़ है इसके अंदर का। लेकिन ये मेन कॉन्सेप्ट नहीं है। मेन कॉन्सेप्ट ये है कि जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कन्वर्ट नहीं हो पा रहा है। कुछ ऐसे कारण होते हैं जो नॉन रेस्पिरेटरी कारण भी होते हैं, लेकिन उसमें भी हम उसको हाइपोक्सिया करते हैं, जिसके बारे में बताऊँगा। तो हाइपोक्सिया का जो सबसे पहला जो कारण आता है, वो आता है हमारा एक तरीके आता है एनवायरनमेंट लेवल पे ऑक्सीजन कमी है। जिसमें मतलब सिंपल सी बताऊँ उनके बारे में बात कर रहा हूँ कंडीशन की, जिसमें हमारे शरीर के अंदर कोई डिजीज़ नहीं है। और दूसरा क्या है कि शरीर है वो अपने आप से ही एक तरीके से वेंटिलेशन कम कर रहा है, या रेस्पिरेटरी रेट है वो कम कर रही है, या सांस है वो पूरी नहीं ले रहा, हाइपोवेंटिलेशन हो रखा है उसको। जो कि ज़्यादातर जैसे ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया या सेंट्रल स्लीप एपनिया होता है उसमें देखने को मिलता है। तो ये चीज़ कंडीशन होती है जिसमें मतलब लंग का कोई दोष नहीं है। देखो लंग की कोई दिक्कत तो ना ऑब्स्ट्रक्टिव ओबेसिटी के कारण होता है, सेंट्रल तो खैर साइकेट्रिक वाले कारण पहुंच गया इसमें। तो ये चीज़ होती है, तो ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया, सेंट्रल स्लीप एपनिया, और उसके अलावा ये होता है एनवायरनमेंट लेवल पे ऑक्सीजन की कमी है। उसके अलावा मैंने जब पिछला लेक्चर पढ़ाया था तो मैंने बताया शंट बताया था। मैंने एक शंट बताया था। शंट का मतलब क्या है कि सर्कुलेटरी ब्लड जा तो रहा है लेकिन वहाँ पे ऑक्सीजन नहीं पहुँच रही। और एक होता है डेड स्पेस, यानी कि ऑक्सीजन तो पहुँच रही है, बाहर की एयर तो आ रही है लेकिन वहाँ ब्लड नहीं पहुँच रहा। तो अब ये शंट हुआ या इतनी डेड स्पेस हुआ, वो दोनों चीज़ में काउंट कर सकते हैं ना आसानी से हम। चाहे तो अब शंट का कुछ भी कारण हो सकता है कि सिंपल सी बात है, वहाँ पे सर्कुलेशन को नहीं पहुँच रहा, चाहे तो एम्बोलाई बन रहा है, या फिर फिजियोलॉजिकल भी होता है ये चीज़ें। और ये चीज़ें होती हैं, या फिर उसके अलावा बात करके चलें हम पैथोलॉजिकल तो मैं कारण लाते हैं एम्बोलाइज बनना है। और उसके अलावा मैं बात करके चलूँ जैसे वेंटिलेशन ही नहीं हो रहा, वहाँ पे ऐसे ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज है, हमारे पस वगैरह जम गई है एक तरीके से, और ब्लड है वो हमारी जो हवा है वो इस तरीके से एल्वियोलाई तक पहुँच ही नहीं रही है। या फिर एक कॉमन कारण रहता है तरीके एम्फाइसीमा में, जिसमें सिंपल सी बात है ना तो सरफेस एरिया बढ़ नहीं रहा है तरीके से। उसमें क्या होता है जब एम्फाइसीमा में तो हमारा ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाता है इस तरीके से, जिसके कारण चलो हवा नहीं पहुँच रही, और हवा पहुँच रही है तो एल्वियोलाई है वो उतनी चौड़ी हो नहीं रही, क्योंकि उसको चौड़ा आने के लिए जो हमारा इलास्टिक प्रोटीन है वो उसका डिस्ट्रक्शन हो गया था, जिसके कारण क्या हो गया था हमारा ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो रहा। तो इसलिए तो या तो जो एक चीज़ डिफेक्ट हो सकती है, दोनों चीज़ भी डिफेक्ट हो सकती है। जैसे एम्फाइसीमा में ऐसा जरूरी नहीं कि डी में या तो एक ही चीज़ डिफेक्ट होगी, दोनों चीज़ भी डिफेक्ट हो सकती है। या फाइब्रोसिस हो गया, या फिर फाइब्रोसिस हुई जिसमें सिंपल सी बात है मेमोरी की थिकनेस ही बहुत ज़्यादा हो गई। जिसमें डिफ्यूजन वाला कॉन्सेप्ट जो बताना चाह रहा था वो इसी का था कि जो जो डिफ्यूजन होता है वो तो किस पे डिपेंड करता है, तो सरफेस एरिया पे डिपेंड करता है। तो सरफेस एरिया जितना ज़्यादा होगा, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन उतना ज़्यादा होगा, और उसके अलावा थिकनेस है वो उतनी जितनी कम होगी, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन उतना ज़्यादा होगा। और उसके अलावा सिंपल सी बात है ये एक मेन कॉन्सेप्ट है। उसके अलावा जो कंसंट्रेशन है वो जितनी ज़्यादा होगी ऑक्सीजन की, उतना भी ज़्यादा सबसे ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशन होगा।
ये 3 कॉन्सेप्ट मेन होते हैं डिफिकल्ट समझ में आना, और कुछ खास होता नहीं है। एम्पाइसीमा में सिंपल सी बात है कम होगा, एम्पाइसीमा में फाइब्रोसिस में कारण अलग-अलग रहते हैं, तो एम्पाइसीमा में डिफिकल्ट होने का जो मेन कारण माना जाता है, वो माना जाता है सर्विस एरिया कम होना। वो जो एल्वियोलाई है पूरी एरिया एक्सपैंड नहीं कर पा रही है, फाइब्रोसिस में एक तरीके जो थिकनेस है हमारी मेमोरी वो ज़्यादा हुई है। तो एम्पाइसीमा, फाइब्रोसिस या और कोई लंग डिजीज़ है, वो सारी हम ट्रांसपोर्ट इसमें गम काउंट करते थे, यानी कि एक तरीके से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसका ऑक्सीजनेशन नहीं हो रहा। एक जो कॉन्सेप्ट आता है वो आता है, वो इसमें ही आता है, काउंट नहीं लगी सबसे ज़्यादा कंट्रोवर्शियल रहता है। लावा बहुत ज़्यादा से ज़्यादा लोग कन्फ्यूज़ कर जाते हैं उसको। जो टाइप 3 जो मैंने बताया था हाइपोक्सिया का, और उसमें फर्स्ट में वो है हमारा राइट टू लेफ्ट शंट। राइट टू लेफ्ट शंट में क्या हो गया एक तरीके से, अब वेसल्स जब बन रहे हैं एम्ब्रियोलॉजिकली उसमें डिफेक्ट आया, जिसके कारण क्या हो गया एक तरीके से जो जो राइट वेंट्रिकल का जो ब्लड था जिसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था, वो किस में जाने लग गया, राइट एट्रियम से होते हुए एक तरीके में सिस्टम सर्कुलेशन में जाने लग गया। अब उसमें सिंपल सी बात एक बार तो ये लगेगा कि सिंपल सी बात है वेसल्स वगैरह खराब है, तरीके सर्कुलर स्टैग्नेंट हाइपोक्सिया होने से कुछ ज़्यादा वेसल्स वगैरह वाली कंडीशन आती है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि सिंपल सी बात है ब्लड का जो फ्लो है उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ना ही तरीके जो हार्ट का फंक्शन खराब हुआ है। हार्ट का फंक्शन वैसे तो खराब हो ही गया, एक तरीके से अगर पूरे कॉन्जेनाइटल हार्ट डिजीज है, तो जो नॉर्मल फंक्शन होता है डायनामिक फंक्शन उसमें कोई खराबी नहीं है। ये हार्ट अपनी स्पीड से धड़क रहा है, हार्ट को जितना ब्लड पंप करना चाहिए था उतना ही पंप कर रहा है, उसका कॉन्ट्रैक्शन किसी उसका सिस्टोल डायस्टोल, माइट्रल वाल्व, ट्राइकस्मिड वाल्व, पल्मोनरी आर्टेरियल वाल्व, सारे के सारे नॉर्मल काम कर रहे हैं, इसलिए हार्ट की डिफेक्ट नहीं है। मेन है डिफेक्ट वो कॉन्जेनाइटल है। तो मेन इसमें क्या हो रहा है एक तरीके से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यदि पहुंचेगा ही नहीं तो सिंपल ज़्यादा ऑक्सीजन दे तो क्या ही होगा। इसलिए जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ये तरीके ट्रांसपोर्ट कर रहा है जैसे फीटस सर्कुलेशन होता है, यदि मान के चलिए उसमें तो जैसे क्या फीमेल वाला फैक्टर रहता है, फीटस जुड़ा रहता है उसमें, जिसके कारण ऑक्सीजनेशन हो जाता है। यदि मान के चले नहीं जुड़ा हो तो ऐसे क्या रहेगा एक तरीके से डीऑक्सीजनेशन नहीं होगा। तो इसलिए इसको भी इसमें ही शामिल करते हैं, थोड़ा सा इधर ट्रिकी कॉन्सेप्ट रहता है समझने के लिए, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। दूसरा आता है हमारा एनीमिक हाइपोक्सिया, जो कि सबसे सिंपल है। उसमें क्या होता है कि तो हीमोग्लोबिन की या तो कंसंट्रेशन ही कम हो गई जिसमें एनीमिया में होता है, या फिर सिंपल कहते हैं हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन क्या है, नहीं तो उससे क्या जुड़ गया एक तरीके से कार्बन मोनोऑक्साइड जुड़ गया। जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड जो होता है उसको टाइप 2 वाली पॉइजनिंग में रख सकते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग है उसको टाइप 2 हाइपोक्सिया में रख सकते हैं। तो कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग में क्या होता है हमारा, जो क्या होता है एक तरीके से जो फैक्टर जो होते हैं वो कार्बन मोनोऑक्साइड में दिखाते हैं, जो हीमोग्लोबिन की जो एफिनिटी होती है वो एक तरीके से बहुत ज़्यादा होती है ऑक्सीजन की तुलना में। हाँ, यहाँ तक कि जो टेस्ट मैंने जब मैंने स्पायरोमेट्री में मैंने डिफरेंशिएट करना बताया था कि डिजीज़ के बारे में, तो मैंने डिफ्यूजन और कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में डिस्कस किया था, क्योंकि उसको थोड़ा-सा हिसाब लगाना थोड़ा-सा आसान रहता है, क्योंकि काफ़ी तेज़ इसका डिफ्यूजन होता है। यहाँ तक कि मात्रा में भी यूज़ किया जाता है काफ़ी ज़्यादा उसको। ये चीज़ ध्यान रखना, डिफ्यूजन और कार्बन मोनोऑक्साइड को ज़्यादा होता है, जिसके कारण उसके कारण ये होता है कि एफिनिटी ज़्यादा होती है। डिफ्यूजन में ये फैक्टर भी आप जोड़ सकते हैं कि जिसकी ज़्यादा एफिनिटी होगी उसका कंपैरेटिवली ज़्यादा अच्छे तरीके से डिफ्यूजन होगा। ये एक फैक्टर आप जोड़ सकते हैं। तो हालाँकि वैसा क्या सीधा कोई फैक्टर नहीं हो सकता, ज़्यादा टेढ़ा-मेढ़ा फैक्टर है। तो ये चीज़ रहती है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड की जो वो एफिनिटी होती है हीमोग्लोबिन के लिए नॉर्मल से बहुत ज़्यादा होती है, जिसके कारण क्या होता है एक तरीके से हमारा जो एक तरीके से जो सर्कुलेशन होता है उसमें ऑक्सीजन की जगह कार्बन मोनोऑक्साइड बाउंड हीमोग्लोबिन ज़्यादा हो जाएगा। अब कार्बन मोनोऑक्साइड को हम यूज़ तो कर नहीं रहे हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड का कोई इस तरीके से जो ऑक्सीजन सप्लाई है एक तरीके से ब्लड में कम हो जाएगी। तो ये चीज़ हमको देखने को मिलेगी। इसमें क्या हो गया तेरे लंग में कोई डिजीज़ नहीं है हमारे, ना हार्ट में कोई डिजीज़ है, सर्कुलेशन हमारा प्रॉपर काम कर रहा है सही ढंग से। बस या तो हमारा ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो रहा है, या तो फिर हीमोग्लोबिन कम हो गया, या हीमोग्लोबिन है भी है तो हमारे किसी का काम का नहीं है। मेथ हीमोग्लोबिनिया में भी जोड़ सकते हैं आप इसमें। ऐसी वजह से मेथ हीमोग्लोबिनिया में भी आ सकती है डिजीज़ इसमें। तीसरा जो आ सकता है डिजीज़ वो आता है स्टैग्नेंट हाइपोक्सिया। स्टैग्नेंट हाइपोक्सिया में क्या होता है एक तरीके से हमारी चीज़ें तो नॉर्मल रहती है, हमारा पीसीओ2, CO2 मलाई सीरीज है, वो तो खैर आप आंकड़े लिखेंगे तब की बात है। तो उसमें स्टैग्नेंट हाइपोक्सिया में क्या होता है, जो सर्कुलेशन होता है जैसे टिश्यू तक जो ब्लड की रीच है वो उतनी रहती नहीं है। इस तरीके से आप ये लगा सकते हैं कार्डियोजेनिक शॉक हुआ एक तरीके से हमारा, जिसमें क्या है एक तरीके से ब्लड का सर्कुलेशन ही नहीं हो रहा है, या हार्ट फेलियर मान के चले, हार्ट फेलियर जिसमें क्या कहते हैं जो सर्कुलेशन है वो ही नहीं हो रहा है, या फिर एक तरीके से एडिमा डेवलप हो गया किसी जगह। ये चीज़ है ना, एडिमा अब इसमें ही कंडीशन में डालता है, हिस्टोटॉक्सिस में कन्फ्यूजन हो जाता है, थोड़ा सा टिश्यू के लेवल में दिक्कत देता है, ऐसा नहीं है। एडिमा डेवलप आ रहा है, तो एडिमा डेवलप हो गया तो इसलिए उस जगह ट्रांसपोर्टेशन करने में दिक्कत आ गई, या एम्बोलस वगैरह जम गया, जैसे किसी जगह इन्फेक्शन हो गया, सिंपल सी बात है एम्बोलस वगैरह बन जाता है। एम्बोलस तो मैंने क्या उसके बारे में बात कर रहा हूँ, या कि जैसे थ्रोम्बस जम जाता है शुरुआत जैसे नॉर्मल कंडीशन में, थ्रोम्बस जम गया तो उस जगह से सप्लाई ही नहीं है,
तो इसलिए उसको ब्लड सप्लाई नहीं मिल रही, तो उसको हम किस लिए बात करें, स्टैग्नेंट हाइपोक्सिया। तो एक तो जनरलाइज्ड वे में तो ये एक तो कार्डियोजेनिस हो गया, या फिर लोकलाइज्ड वे में या तो टिश्यू लेवल पे एडिमा डेवलप हो गया हमारा, या फिर इस तरीके से क्या हुआ है, तरीके इन्फेक्शन डेवलप हो गया हमारा। इन्फेक्शन कहते हैं, इन्फेक्शन वगैरह लगती जाती है, इन्फेक्शन कहते हैं। फिर जो तीसरा जो कॉन्सेप्ट चौथा जो कॉन्सेप्ट आता है वो हमारा आता है हिस्टोटॉक्सिया हाइपोक्सिया। हिस्टोटॉक्सिक हाइपोक्सिया का मतलब कभी भी ये मत समझ लीजिए कि टिश्यू की डिजीज होगी तो हमको हिस्टोटॉक्सिक हाइपोक्सिया में डाल देंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। हिस्टोटॉक्सिक हाइपोक्सिया का सीधा मतलब है कि सिंपथी उसके बाद ऑक्सीजन पहुंच रही है लेकिन वो यूटिलाइज नहीं कर सकता, ऑक्सीजन उसके बाद आ भी जाए तो कुछ नहीं है। अब ये थोड़ा सा एक बायोकेमिस्ट्री वाले कॉन्सेप्ट में हमने पढ़ा था, जैसे ईटीएस साइकिल में पढ़ाऊंगा जैसे, अब जैसे थोड़ा बहुत एक दो लेक्चर के बाद ही वो स्टार्ट होगा। तो ईटी साइकिल में जब मैं पढ़ाऊंगा तो मैं बताऊंगा जो लास्ट का जो स्टेज होती है, या फिर जैसे हमने 11वीं क्लास में पढ़ा होगा ईटीएस, तो ऐसी बात नहीं है, ये तो कॉमन चीज़ है ईटी साइकिल में, इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो लास्ट की जो स्टेज होती है उसमें क्या होता है कि ऑक्सीजन का यूटिलाइजेशन होता है, जिसके कारण क्या होता है हमारी जो सारी जो चीज़ें होती हैं, एनर्जी वगैरह होती है, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन वगैरह जो होता है, ये तरीके ऑक्सीडेशन वाली प्रक्रिया ही तो होती है सारी वो, जिसमें सिंपल बात है NADPH, या फिर सिंपल बात है FADH2 से हम सिंपल सी बात है हम एटीपी कैसे बनाएंगे, वो ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन से ही होगा हमारा, या फिर एक मेरी तरह ईटीए से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन से ही होगा। तो इसमें क्या करता है जो हमारे लास्ट वाले जो होते हैं, जैसे कॉम्प्लेक्स 4 होता है या 5 होता है, मैं अभी ध्यान नहीं आ रहा मुझे, तो सिंपल सी बात है उससे क्या होता है हमारा साइनाइड जो होता है, साइनाइड पॉइंटिंग आती है इसमें में। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ध्यान रखिएगा कि कार्बन मोनोऑक्साइड और साइनाइड पॉइंटिंग में अंतर पूछ सकता है काफ़ी हद तक, क्योंकि दोनों में हाइपोक्सिया डेवलप हो रहा है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो होता है वो टाइप 2 हाइपोक्सिया करता था हमारा, क्योंकि सिंपल सी बात है ट्रांसपोर्ट साइनाइड पॉइजनिंग में ऑक्सीजन तो पहुंच रही है उसके अंदर, लेकिन उसका यूटिलाइजेशन नहीं कर सकता वो, क्योंकि सिंपल सी बात है कॉम्प्लेक्स 4 था या 5 था, उसको एक तरीके से उसने इनहिबिट कर दिया, जिसके कारण ऑक्सीजन आएगी उसका भी यूटिलाइजेशन नहीं कर पाएगी, और ऑक्सीजन का यूटिलाइज नहीं होगा तो ऑक्सीजन जो मेन हमारे पास आ रहे थे वो किस लिए आ रही थी, क्योंकि जो एक तरीके से जो वर्किंग फंक्शन था हमारा जो भी था वो एटीपी से बनेगा, तो इसलिए एटीपी जो बनना है वो भी कम हो गया। ये थोड़ा सा इस तरीके से बायोकेमिकल एक्सट्रैक्ट में जाता है ये चीज़ें, डिजीज से इसका कोई मतलब नहीं, कोई इन्फेक्शन वगैरह है कोई हमारा है जिसमें जैसे टिश्यू एडिमा या टिश्यू इन्फेक्शन वगैरह है तो थोड़ा सा पूछ लेता है हिस्टोटॉक्स या हाइपोथेटिकल कर देता, ऐसा कुछ भी नहीं है, टिश्यू में कोई भी दिक्कत नहीं है ऑक्सीजन से रिलेटेड, ऑक्सीजन आसानी से डिलीवर हो रही है, बस उसमें एक तरीके से जो चेंज है जो ईटीएस साइकिल हुआ वो एक तरीके से काम नहीं कर रहा है। उसके अलावा जो और मैंने स्टेप पायरुवेट डिहाइड्रोजनेट कॉम्प्लेक्स बताया था, तो उसमें मैंने बताया था कि विटामिन B1 का बहुत यूज होता है, विटामिन B1 का ही क्या बाकी और सारे विटामिन का यूज होता है, बाकी की सिंपल सी बात है जो हमारा जैसे विटामिन B1 उसमें काफ़ी यूज होता है, हमारे हेक्सोस पेंटोस पाथवे था, क्या था पेंटोस 6 फास्फेट पाथवे था, उसमें विटामिन B1 यूज होता था, तो विटामिन B1 काफ़ी जगह यूज होता है, तो जिसके कारण उसकी यदि कमी होगी तो तब भी ऑक्सीजन यूटिलाइजेशन नहीं होगी, ऑक्सीडेशन वाले जो हमारे साइकिल में जो भी तेरे बायोकेमिकल सब्सटेंस जो जरूरी थे वो फैक्टर थे उनकी कमी हो गई, तो इस तरीके से उसका यूटिलाइजेशन नहीं होगा। ये है, ये एक तरीके से हिस्टोटॉक्सिक हाइपोक्सिया वाला कॉन्सेप्ट है पूरी तरह बायोकेमिस्ट्री के पे आधारित है, कि जो ऑक्सीडेटिव जो यूटिलाइजेशन हो रहा है जैसे ग्लूकोज का, वो उसमें यदि कोई भी फैक्टर है वो इस तरीके से हमारा यूज नहीं आ रहा, वो हम उसको होने से रोक रहा है, या इस तरीके से जो महत्वपूर्ण चीज़ थी उसके आए जो, लेकिन वो हमारे शरीर के कारण नहीं है, जिसके कारण सब चीज़ सही काम करते हुए एंजाइम वगैरह सही काम करने कोई डिजीज नहीं है उसको, ना कोई कॉन्जेनाइटल है ना वार्षिक इन्फेक्शन है, लेकिन बस इम्पल्स की बात है उसका यूटिलाइजेशन नहीं कर पा रहा है, अब वो तो क्या होगा हम उसे एक तरीके कंसीडर करेंगे हम हिस्टोटॉक्सिक हाइपोक्सिया में, टिश्यू डिजीज से आप ये लगाने की ना कि उसको हिस्टोटॉक्सिक हाइपोक्सिया, बस ये कि वो यूटिलाइजेशन नहीं कर पा रहा है, चीज़ खाना उसके पास धरा है पूरा पूरा, ऐसा नहीं है कि वो बीमार है आदमी है, बस वो खा नहीं पा रहा है, ये ला लीजिए आप आदमी इसको। तो इसलिए हाइपोक्सिया वाला कॉन्सेप्ट है ये खत्म हुआ, काफ़ी कंफ्यूजिंग रहता है आपको कि कौन सा कैटेगरी में कौन सा डालता है, खासकर फर्स्ट ईयर में काफ़ी ज़्यादा मेरे से भी पूछा करते हैं, जैसे मेरा तो ये फर्स्ट ईयर से काफ़ी अच्छा टॉपिक रहा है हाइपोक्सिया का, तो ये चीज़ अब ध्यान रखें, तो ये चीज़ थोड़ा सा इसके बारे में याद रखें, तो आपको जो मेन कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूँ वो ध्यान रखना, अपनी मर्जी से कोई कॉन्सेप्ट बना लेना, ठीक है, इसकी वजह आप मेरी बात मान सकते हैं, मैं कह सकता हूँ कि आपको यदि आप मेरा जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया इससे रिलेटेड आप उसे याद रखेंगे, आपको किसी जगह दिक्कत नहीं आएगी, आप सारे आप चाहे आप गाइडन के एग्जाम्पल देखिए चाहे आप और किसी के एग्जाम्पल देखिए, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। मेन जो सारणी वगैरह आते हैं कि कितना प्रेशर कम हो जाता है क्या नहीं आता, तो आप उस हिसाब से लिख सकते हैं, जैसे फर्स्ट में केस में तो उसमें आर्टिकल ब्लड प्रेशर ही कम हो जाएगा, तो उसमें ब्लॉक से में आप लिखने को आते हैं, जैसे शायद मेरे को सर ने कराए थे वाट टाइम, जो 20 नंबर के हिसाब से पूरा नंबर लिखना पड़ेगा, जो टू सेकंड वाले में क्या होगा कि इस तरीके से
वो किसी बता देते PO2 सीधे वीनस ब्लड में PO2 कम मिलेगी, कुछ बता देते डिलीवरी कम हो रही है उसकी, ये चीज़ है। तो ये चीज़ रहती है, थोड़ा-सा फैक्टर आप हिसाब लगा लेना अपने अनुसार, ये चीज़ रहती है। हिसाब तो इसलिए हमारा लेक्चर है वो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट का खत्म हुआ, डिफिजन के मैंने थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट डिस्कस करे हैं। मेन हमारा टॉपिक इस चैप्टर का था हाइपोक्सिया, उसके बारे में याद रखना ज़रूरी है। और डिसोसिएशन कर्व के लेकर जो मैंने कर बताया वो मोर देन सफिशिएंट है, राइट टू लेफ्ट हैंड अरे विथ शंट की बात कर रहा हूँ मैं, राइट शिफ्ट लेफ्ट शिफ्ट। और ऑक्सीजन बफर क्यों बनता है उसके बारे में पता होना चाहिए थोड़ा सा। और उसके अलावा कर्व बनाना आना चाहिए, मेन तो ये है। P50 की वैल्यू ध्यान रखना 27 मिलीग्राम फॉर एचजी, उसके चलो इसलिए डिस्कशन करना थोड़ा सा कट गया था। मैं पूरा ही लेक्चर बनाना चाह रहा था लेकिन अब चीज में वीडियो कट गया तो कट ही गया, फिर और क्या करें उसको। ठीक है।